नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनय उपाध्याय। आज हम शोध पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है। सुमित्रो बनर्जी जो सर हैं वो इसे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, तो उनको क्यों ना हिंदी में इसका सारांश, जो मूल जो इसमें चीज़ें हैं, जो एग्जाम से संबंधित है, परीक्षा से संबंधित है, प्री पीएचडी कोर्स से संबंधित है, उसके बारे में बताया जाए और उसके बारे में वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए शोध पद्धति के बारे में जानते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धति। अब देखिए, सुमित्रो बनर्जी जो सर हैं, उन्होंने इसे 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है। फिलोसफी ऑफ साइंस सबसे पहले आपको, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली कक्षा में उन्होंने सबसे पहले फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में बताया। फिलोसफी ऑफ साइंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्जेक्टिव थिंकिंग आती है, ये मॉड्यूल 1 में है। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। अंग्रेजी मेरी कमज़ोर है तो बुरा मत मानिएगा, हिंदी का विद्यार्थी हूँ। फिलोसफी ऑफ ठीक है, फिलोसफी ऑफ साइंस। दूसरा, ये मॉड्यूल 1 है, क्या है, सॉरी, फिलोसफी ऑफ साइंस के अंतर्गत मॉड्यूल 1 में फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में समझेंगे। मॉड्यूल 1, ठीक है, ये मॉड्यूल 1 आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिलोसफी ऑफ साइंस में हमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव थिंकिंग। थिंकिंग वर्सेस सब्जेक्टिव थिंकिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिपरक सोच। तो हम ऐसे पढ़ते जाएंगे एक एक करके, ठीक है ना, आगे चल के। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्टिव थिंकिंग वर्सेस ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। नाम बोलते हैं वस्तु परक सोच। अब देखिए, वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ भी बोलते हैं इसको, वस्तुनिष्ठ सोच। देखिए, इसमें क्या है कि विज्ञान किसको मानता है, विज्ञान की जो दिशा होती है, विज्ञान का जो सोच होता है, विज्ञान का सोच जो है वह व्यक्तिपरक ना होकर वस्तुपरक होता है। प्रश्न आ जाएगा कि विज्ञान की सोच किस पर आधारित होती है, व्यक्तिपरक सोच पर। अब हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोच रखने लगे, अपने हिसाब से विचार प्रकट करने लगे, तो फिर तो विज्ञान का भला हो गया ना। इसीलिए इसमें वस्तुपरक सोच होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जो कि वस्तुनिष्ठ का अर्थ ही होता है कि किसी हम किसी
चीज पर शोध कर रहे हैं या फिर किसी चीज का परीक्षण कर रहे हैं तो वह बार बार सेम निष्कर्ष तक पहुंचे। अगर कोई किसी व्यक्ति या किसी चीज पर हम परीक्षण कर रहे हैं, किसी वस्तु पर परीक्षण कर रहे हैं, तो वह बार बार, जैसे कि ए और बी के बीच हम समानताएं मतलब बीच में समानताओं के बारे में जानना चाहते हैं, इनके बीच क्या समकक्षताएं हैं। ठीक है, तो हम पहली बार परीक्षण किए तो हमने पाया कि सेम रिजल्ट पाया कि इनकी समानताएं डी है। ठीक है, समानताएं इनकी क्या है, डी है। दूसरी बार भी हमने किया तो समानताएं सेम डी आई। तीसरी बार भी किया हमने तो क्या आई, सेम रिजल्ट आया, डी आया। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह वस्तुनिष्ठ है। या फिर जैसे कि कोई बच्चा है, वह उसका हम परीक्षण कर रहे हैं, बच्चे का उसकी सोच के बारे में हम जान रहे हैं, या फिर हम उस एग्जाम के द्वारा उसकी सोच और उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट बार में 90 नंबर लाया, दूसरे बार में 91 लाया, तीसरे बार में 89 लाया, तो हम इसको वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि 1-2% का आगे पीछे चल सकता है अंकों के माध्यम से, अंकों के जो रिजल्ट दे रहा है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह वस्तुनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब समझ गए आप लोग कि वस्तुनिष्ठ का मतलब ही होता है कि उसके अलावा कुछ नहीं। वस्तुनिष्ठ, विषय से इतर कुछ भी नहीं, वही क्या है, वस्तुनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ विज्ञान की जो सोच होती है क्या होती है, वह वस्तुनिष्ठ होती है। और लिख दिया वस्तुनिष्ठ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ सोच, वस्तुनिष्ठ सोच, इसी विचार और सोच से विज्ञान फला फूला है। ठीक है, विज्ञान की सोच क्या होती है यह नोट कर लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव जो थिंकिंग होता है, सब्जेक्टिव थिंकिंग को आता है व्यक्ति परक सोच होता है, सिंपल सी बात है। अब आगे उन्होंने बताया कि बनर्जी सर ने जो बताया उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि विज्ञान पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव थिंकिंग मतलब वस्तुनिष्ठ सोच पर वस्तुनिष्ठ सोच पर टीका है टीका है। ठीक है, विज्ञान पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव थिंकिंग वस्तुनिष्ठ सोच पर टीका है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, और वैसे भी आप लोग वीडियो को रोक रोक के और जो भी नोट करना रहा उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की सोच वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये में तो आप शोध पद्धति अब हम देख रहे थे व्यक्ति परक सोच वर्सेस
ठीक है। यह किसके अंतर्गत आता है? फिलोसफी ऑफ साइंस। ठीक है, फिलोसफी ऑफ साइंस। अब दर्शन के उन्होंने क्या किया, फिलोसफी थिंकिंग के दो टाइप उन्होंने बताए। दर्शन विचार, दार्शनिक जो विचार है, इन्होंने क्या किया, आगे चल के पॉइंट में इन्होंने दार्शनिक विचार दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दार्शनिक विचार इन्होंने दो प्रकार के बताए। पहला क्या था? पहला क्या था? मटेरियलिज्म, और दूसरा आइडियलिज्म, जिसे कि आइडियलिज्म को आदर्शवाद, दूसरा था आदर्शवाद हो गया, और दूसरा क्या हो गया? भौतिकवाद। जो पदार्थवाद भी कह सकते हैं इसको, जो कि भौतिकवाद का मतलब है कि पदार्थ से बनी ये सारी सृष्टि ही भौतिकवाद के अंतर्गत आती है। आदर्शवाद मतलब विचारों से बनी हुई सृष्टि आदर्शवाद के अंतर्गत आती है, जिसे हम विचारिक रूप से वैचारिक संसार में गढ़ते हैं, वह आदर्शवाद है। और भौतिकवाद जो है वो पदार्थवादी संसार से होकर गुजरता है, पदार्थवादी संसार से बनता है, वही भौतिकवाद, वही भौतिक है। ठीक है, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडियलिज्म। इसको भौतिकवाद को मटेरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में इन्होंने अंतर क्या बताया आदर्शवाद और भौतिकवाद में, कि इन्होंने अंतर बताया कि जैसे देखिए, आपको बता दिया मैंने कि विचार वैचारिक रूप से बनी हुई सोच आदर्शवाद है, और भौतिकवाद जो है पदार्थवाद। अब आदर्शवादी जो विद्वान थे, वो कहते थे कि ये पूरी सृष्टि जो है या पूरा संसार जो है, ये सब विचार से बना है, आदर्श से बना है। उनका कहना है कि आदर्शवाद, उनका क्या कहना है कि विचार पहले और पदार्थ बाद में। इसका कहना है आदर्शवाद का। वही भौतिकवाद का क्या कहना है? अब देखिए दोनों में विवाद कैसे चल रहा है। भौतिकवाद का क्या कहना है कि पदार्थ पहले आया और विचार बाद में। बाद में, ठीक है। अब देखिए तर्क क्या देते हैं भौतिकवादी, क्या तर्क देते हैं? अब देखिए तर्क क्या देते हैं। भौतिकवाद और आदर्शवाद, ठीक है। भौतिकवाद कहता है कि विचार पहले, सॉरी, भौतिकवाद कहता है कि पदार्थ पहले। क्या कहता है? पदार्थ फर्स्ट, पदार्थ पहले। और आदर्शवाद कहता है कि
विचार पहले। ठीक है, यह क्या है? वैज्ञानिक सोच। क्या है? वैज्ञानिक सोच। यह क्या है? आध्यात्मिक सोच। क्या है? आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच, जैसे आध्यात्मिक सोच हो गया या फिर दर्शन हो गया। दर्शन में भी अपना जैसे कि शंकराचार्य हो गए, या फिर अन्य जो विद्वान रहे हैं, जो विचारों को प्रमुख स्थान देते हैं, वो बोलते हैं कि भौतिक जगत जो है वो माया है, मोह भ्रम है, जाल है। तो ये सब जितने भी विद्वान रहे हैं ना, वो आध्यात्मिक सोच वाले जो रहे हैं, वो विचार को पहले रखते हैं और पदार्थ को बाद में रखते हैं। जैसे ईश्वर की जो संकल्पना है ना, तो वो आदर्शवाद के अंतर्गत आती है, ना कि भौतिकवाद के अंतर्गत। ऐसा मतलब विद्वान लोग कहते हैं, और सुमित्रा बनर्जी ने ठीक इसी प्रकार से बताया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि आदर्शवाद को आता है कि जैसे कि इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने बताया ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर, भूत, प्रेत, आत्मा, यह आदर्शवाद के अंतर्गत आती है। और जो पदार्थ सब कुछ है, वह किसके अंतर्गत आता है? भौतिकवाद के अंतर्गत। ठीक है, संसार ही पदार्थ से बना है। सब कुछ है मतलब पदार्थ से ही संसार बना है। अब देखिए एक और तर्क क्या आता है, चौथा, कि विचार जो है वो मस्तिष्क से बने हैं। विचार किससे बने हैं? विचार किससे बने हैं? तो विचार बने हैं किससे? विचार किससे बने हैं? तो मस्तिष्क से बने हैं। विचार मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो विचार मस्तिष्क से बनते हैं, और मस्तिष्क एक पदार्थ है, या फिर मस्तिष्क पदार्थ से बना है। तो पदार्थ पहले। ठीक है, अब इनका तर्क है कि नहीं, विचार ही सब कुछ करने की क्षमता देता है। ठीक है, आदर्शवाद के, नोट कर लीजिए, आदर्शवाद के प्रख्यात विद्वान या फिर विद विपस
बटले, बकले, इनके ये विचार है। इनका कहना है कि विचार पहले आता है, ठीक है। और भौतिकवादी कहते हैं कि पदार्थ पहले है, भौतिक जगत ही पदार्थ से बना है। तो भौतिकवाद इसीलिए कहते हैं कि पदार्थ पूर्व है और प्राथमिक है और विचार गौण है, ठीक है। भौतिकवाद का कहना है कि पदार्थ हमारी चेतना से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। एक और पॉइंट लिखिए कि मैं बता देता हूँ, ज़्यादा समय होगा लिखने लगेंगे तो हमें 2 क्लास में लगभग सभी को सर्वाइव करना है। तो अपने भौतिकवाद कहता है कि पदार्थ जो है वो हमारी चेतना से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, मतलब हमारी चेतना से बाहर है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है वो, ठीक है। और आदर्शवाद कहता है कि पदार्थ हमारी चेतना में मौजूद है। अब देखिए यहीं पर दोनों में विवाद हो रहा है कि पदार्थ कहता है कि जो हमारा मतलब भौतिकवाद कहता है कि पदार्थ हमारी चेतना से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, वहीं आदर्शवाद कहता है कि पदार्थ हमारी चेतना में ही मौजूद है, हमारी चेतना से ही पदार्थ का भी निर्माण होता है। अब देखिए जैसे कि सेव हम कहते हैं, जैसे ही हम सेव की संकल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में सेव बन जाता है कि सेव ऐसा होगा, लेकिन भौतिकवादी कहता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति ने सेव को स्पर्श किया होगा, सेव को देखा होगा, तभी तो वह पदार्थ को स्पर्श किया होगा। ऐसे वैसे ये पेन है, इसको हम छुएंगे तभी तो समझेंगे ना कि ये पेन है। तो उनका तर्क है कि हम जब तक किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करें तब तक हमारे मस्तिष्क में उसकी संकल्पना नहीं आएगी। लेकिन ठीक वही आदर्शवादी कहते हैं कि नहीं, हमारे मस्तिष्क में उसकी सबसे पहले संकल्पना आती है और हम बनाते हैं कि यह सेव है। तो हम जब अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, विचारते हैं कि इसका नाम हम क्या रखें, इसका नाम हम सेव रखें, तभी वह सेव कहलाता है, नहीं तो वह उसका अस्तित्व ही नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हम अपने मस्तिष्क में किसी चीज की संकल्पना करके उसका नाम या फिर नाम नहीं रखते हैं, तब तक उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब आदर्शवाद कहता है कि जिस चीज का हम अपने मस्तिष्क में विचार नहीं करते हैं, अपने मस्तिष्क में उसके विचार और संकल्पना नहीं बनाते हैं, तब तक उसका अस्तित्व ही नहीं मानते हैं। यह आदर्शवाद का, लेकिन भौतिकवाद का कारण नहीं। आपके मस्तिष्क के विचार की संकल्पना से भी बाहर यह चीज मौजूद है, आप उसे जानने की कोशिश तो करिए, ठीक है। तो भौतिकवाद शब्द का प्रयोग अक्सर, अब देखिए एक और बात बताता हूँ, भौतिकवाद शब्द का अक्सर लोग अपमानजनक रूप में इसका शब्द का प्रयोग करते हैं कि अरे भौतिकवाद का मतलब ये हो गया कि भौतिकवादी मतलब बोलेंगे कि संसार में लिप्त रहना, भोग विलासी होना, शराब नशा करना, पदार्थ का सेवन करना, स्त्री गमन करना, ये सब चीज़ों को उन्होंने, इन सब चीज़ों से क्या किया, उन्होंने भौतिकवाद को जोड़ दिया। लेकिन नहीं, यहीं पर ये गलती करते हैं कि भौतिकवाद ये नहीं है, भौतिकवाद इससे भी इतर हटके एक दार्शनिक चिंतन है, एक दार्शनिक चिंतन, एक दर्शन है, और यह अत्यंत गंभीर विचारधारा का रूप है। क्योंकि भौतिकवाद का मतलब, भौतिक चीजों का मतलब क्या होता है कि यह सूर्य, यह चंद्रमा, यह धरती, यह आकाश, यह मिट्टी, यह पेड़ पौधे, यह सब सारी जो चीजें हैं यह भौतिक है। क्या है? यह भौतिक है, और इसीलिए इसे भौतिकवाद के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जो जो चीजें हमारे नेत्रों के समक्ष दिखती है, स्पर्श करते हैं हम उसे, वही भौतिकवाद है, वही पदार्थ है, वही पदार्थ भौतिक है, वही भौतिकवाद के अंतर्गत आता है। जो हमारे नेत्रों के द्वारा, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा स्पर्श में, देखने में, महसूस करने में ना आती है, वह भौतिकवाद के अंतर्गत नहीं आती है। इसीलिए हम उसे अपने समक्ष देखने का प्रयत्न करते हैं, उसे स्पर्श करने का, उसे महसूस करने का प्रयास करते हैं, तभी हम उसे मानेंगे, और यह भौतिकवाद कहता है, ठीक है। तो भौतिकवाद शब्द का की उस तरह की अपमानजनक धारणा कभी भी ना रखें, ठीक है। यह दुनिया ही भौतिकवाद से बनी है, यह भौतिक पदार्थ से बनी है, भौतिकवाद का मानना है, ठीक है। यह हमारी चेतना से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। कौन मानता है? कौन मानता है? भौतिकवादी मानते हैं। लेकिन
आदर्शवादी क्या मानते हैं कि पदार्थ हमारी चेतना में ही मौजूद है। तो इस अर्थ में पदार्थ में हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अब जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, वही भौतिकवाद के अंदर। इसीलिए विज्ञान का मानना है कि भौतिक जगत में सब कुछ, जितने भी चीजें होती हैं सब पदार्थ से बनी है। इसीलिए भौतिकवादियों का मानना है, विज्ञान का मानना है कि जितनी भी चीजें इस संसार में है वह सब चीजें भौतिकवाद पदार्थ से बनी है, और जिसका हम जांच भी कर सके। विज्ञान यह भी कहता है कि वही चीज को वो मानता है जिसकी वह जांच कर सके। अब जिसकी जांच ही ना हो सके, जिसका परीक्षण ही ना हो सके, उसे विज्ञान नकार देता है, उसे मानता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान ही खोज पर आधारित है, विज्ञान ही वस्तुनिष्ठता पर आधारित है, विज्ञान ही आगमनात्मकता पर आधारित है, विज्ञान ही बोलेंगे कि विशेष से सामान्य के तरफ जाने की एक पद्धति है। ठीक है, तो विज्ञान जो है वह पूर्ण रूप से आगमनात्मकता पर आधारित है। आगमन बोलने में हुई है ना, इसलिए थोड़ा सा आगमनात्मक सोच पर आधारित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान भौतिकवाद की स्थिति पर टिका है। इस पर टिका है, विज्ञान भौतिकवाद की स्थिति पर ही टिका है। दर्शन में दो प्रमुख वर्ग है और हम कह सकते हैं कि विज्ञान भौतिकवाद की स्थिति पर टिका है। देखिए, दर्शन में दो अपने को वर्ग दिखते हैं, एक दिखता है आदर्शवाद और एक दिखता है भौतिकवाद। लेकिन विज्ञान किस पर टिका है, यह प्रश्न आ सकता है कि विज्ञान किस पर टिका है। तो विज्ञान किस पर टिका है, भौतिकवाद, पदार्थ पर टिका है। अब हमने पढ़ लिया मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म के बारे में, हमने सब्जेक्टिव थिंकिंग और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बारे में जान लिया कि सब्जेक्टिव थिंकिंग क्या होता है। सब्जेक्टिव थिंकिंग जो होता है वह व्यक्ति परक होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होता है वह वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तु परक होता है। विज्ञान किसको मानता है, वस्तु परक को मानता है, ना कि व्यक्ति परक को मानता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, तीसरा जो पॉइंट है कैजुअलिटी, कारणता। क्या है, कारणता। दूसरा अपना तीसरा अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा फिलोसफी ऑफ साइंस में सब्जेक्टिव थिंकिंग और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। दूसरा पढ़ा हमने कि अपना मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, कैजुअलिटी, कारणता। कारणता जिसे और नाम से जानते हैं करणीय संबंध। करणीय संबंध। अब देखिए इसके बारे में क्या है। देखिए, कोई भी जब घटना होती है, घटना मान लीजिए कि बी है, बी घटना है, कारण क्या होगा, ए होगा, ये हमें पता नहीं है। तो इसी कारण का पता लगाने के लिए हम खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं कि इस घटना का, इस समस्या का कारण क्या है, इसका समाधान क्या है। सबसे पहले देखिए, अब जब आप कारण समझेंगे तभी तो उसका समाधान निकालेंगे ना। अब घटना हो गई, उसका कारण पता ही नहीं है, उसका समाधान कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। सबसे पहले अपने को घटना के कारण का पता लगेगा, और कारण के बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है। कारण हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, कारण हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, कारण हमेशा एक ही होगा। अब बी का कारण ए है तो ए ही होगा,
ना कि डी सी होगा। सी, डी और ई ये क्या है, कारक है। किसके, कारण के। क्या है, कारण के। कारक क्या है, सी डी ई। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो कैजुअलिटी जो होता है, तो यह इसे हिंदी में कारणता कहते हैं, करणीय संबंध कहते हैं। तो यह हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, जैसे विज्ञान वस्तुनिष्ठ सोच रखता है, वही वैसे ही अब जैसे अब देखिए विज्ञान से ही सब कुछ जुड़ा है। विज्ञान हमेशा वस्तुनिष्ठ सोच रखता है, तो वह कारण भी वस्तुनिष्ठ ही खोजेगा ना, क्योंकि कारण कोई एक ही होता है, किसी भी घटना का एक ही कारण होता है। और जो आपको बहुत सारे अलग अलग कारण दिखाई देते हैं ना अन्य, वो अन्य कारण नहीं है, वो कारक है। ठीक है, कारणीय संबंध लगभग सभी विज्ञानों का आधार है। अब देखिए क्या है पॉइंट, पॉइंट नोट करिए कि जो कारण होता है, करणीय संबंध जो है, जो कारणता है, संबंध लगभग सभी विज्ञानों का का केंद्रीय कारणीय संबंध लगभग सभी विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत सिद्धांत ठीक है, करणीय संबंध सभी विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत होता है। ठीक है, या फिर से ऐसे भी कह सकते हैं कि तो इसमें क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ तो
क्षमा करिएगा क्योंकि वो क्या हो गया ना कि बैटरी स्विच ऑफ हो गई, तो मैंने चार्जिंग में लगाया और फिर आप ठीक है सेटिंग कर लूँ। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे करणीय संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कि करणीय करणीय संबंध विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांतों एक करणीय संबंध विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अरस्तु ने अभी बहुत ही पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा कि अरस्तु ने कार्य कारणता को कितने भागों में विभाजित किया। पॉइंट नोट, अरस्तु अरस्तु ने अरस्तु की कार्य कारणता, ठीक है, कितनी है? पहला है रियल कॉज, दूसरा है फॉर्मल औपचारिक, फॉर्मल तीसरा है एफिशिएंट कॉज, ठीक है, चौथा है फाइनल कॉज, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ या सामग्री, क्या बोलते हैं? सामग्री, ठीक है, औपचारिक, ठीक है, एफिशिएंट जिसके द्वारा कुशल निर्मित करने वाला, जिसके द्वारा होता है, ठीक है, फाइनल कॉज जो होता है जिसके लिए होता है, अंतिम कारण जो है, अंतिम कारण कारण
क्या होता है, जिसके लिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि अरस्तु की कार्य कारणता में इन्होंने मटेरियलिज्म कॉज मतलब कि पदार्थ के द्वारा, मतलब पदार्थ, जिस पदार्थ से, ठीक है, कारण जो है, कार्य कारण जो है यह पदार्थ, जैसे कि हम बोलेंगे कि एक घड़ा है, ठीक है, जो भी घड़ा है ये, अब यह बना किससे है, किस पदार्थ से, मिट्टी से, ठीक है। बनाया किसने है इसे, इसकी जो औपचारिक जो स्वरूप क्या है, औपचारिक जो स्वरूप होता है ना भाई, ये हमारे मस्तिष्क में पनपता है, इसकी हम कल्पना करते हैं कि हम घड़ा कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो हमने एक आकार बनाया, ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो मैंने चिन्ह अभी बनाया ना, इसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मल। उसका फॉर्मल, उसका स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, औपचारिक जो रूप है इसका स्वरूप कैसा होगा, ये फॉर्मल कॉज के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये औपचारिक कारण है इसका। पदार्थीय कारण क्या है, मिट्टी। इफिशियंट कॉज मतलब किसके द्वारा, किस कुशल व्यक्ति ने, किस कुशल, जैसे कि कवि को बोलेंगे कि जो कविता करता है, तो कविता शब्दों से बनती है, शब्द की कल्पना कौन करता है, किस रूप में करता है, ये औपचारिक रूप हो गया, स्वरूप हो गया। कविता कैसे लिखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है, ये औपचारिक चीज़ें हो गई, किस विषय पर लिखना है, ठीक है, और स्वरूप के अंतर्गत आएगा। लेकिन कवि किसके अंतर्गत आएगा, इफिशियंट कॉज के अंतर्गत, कि कुशल निर्मित किया, मतलब यही घटना जो है, जो भी घटना हुई, कविता लिखने की जो घटना हुई, वह किसके द्वारा हुई, निर्मित, किसके लिए हुई, अंतिम कारण के लिए, जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य हेतु। और औपचारिक स्वरूप किसका, उसका कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे, तथ्य रखेंगे। तो वैसे ही यह घड़ा है, औपचारिक स्वरूप में इसकी जो तस्वीर है हमने अपने मस्तिष्क में, अपनी कल्पना में बना लिया, और उसका कुशल को बनाया किसने, कुशल निर्मित कार मतलब बनाने, निर्मित करने वाला, निर्माण करने वाला, निर्माणकर्ता, ठीक है। और किसके लिए बना, किस काम कार्य हेतु बना, यह फाइनल अंतिम कारण के अंतर्गत, कि यह घड़ा पानी भरने के लिए भरा गया। पानी, अंतिम कारण क्या होगा, पानी भरना, ठीक है। ये किसके अंतर्गत, फाइनल कॉज के अंतर्गत आएगा, किसका, इसका कार्य, इसका जो कार्य क्या रहेगा, वह पानी भरना रहेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये भी ध्यान में रखिए कि अरस्तु का जो ये चार कारण, जो अरस्तु के जो चार कार्य कारणता है, कि पदार्थ, सामग्री, मटेरियल कॉज जो है, ठीक है, यह हो गया। औपचारिक स्वरूप कैसा रहेगा, कुशल निर्मित करने वाला, अंतिम कारणता, जिसके लिए होता है, ठीक है। तो इन तीनों को अपना जो गैलीलियो जो है, इन तीनों का समर्थन करते हैं। कौन, गैलीलियो, शायद मैंने गैलीलियो की स्पेलिंग गलत ले, मतलब करने का प्रयास करता हूँ। गैलीलियो, फिर से करिएगा, विद्यार्थी हो जाती है गलती। गैलीलियो, ठीक है, इन्होंने 3 कारण माने, और चौथा नहीं माने। मतलब इन्होंने 3 जो कारण है, जो इन्होंने कार्य कारण जो बताए अरस्तु ने, 4 जो बताए, उनमें से मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज और इफिशिएंट कॉज जो है, जिसे सामग्री कारण, औपचारिक रूप, कुशल निर्मित, मतलब कि बोलेंगे कि अपना बोलेंगे संकल्पना जो बनाते हैं, जो अपने मस्तिष्क में कल्पना जो स्वरूप है, उसको इन्होंने माना,
सॉरी अपना जिसके द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कुशल निर्मितकार है, बनाता है, तो इन तीनों को उन्होंने माना, लेकिन फाइनल कॉज को नहीं माना उन्होंने कहा कि अंतिम कारण की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने इसकी स्वीकृति नहीं दी। ठीक है, किसने? गैलीलियो ने। यह पॉइंट ध्यान में रखिए कि अरस्तु के कौन से कारण को गैलीलियो ने नहीं माना, तो अंतिम कारण को, फाइनल कॉज को नहीं माना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आगे हम देखते हैं कि अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आगे में क्या है कि डेविड ह्यूम अगले जो विचारक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, वो कौन है? डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम, ठीक है, हिंदी में इनको बोलेंगे डेविड ह्यूम। ठीक है, डेविड ह्यूम। अब इनका कहना है कि इन्होंने क्या दिया, इन्होंने तीन अलग अलग, इन्होंने भी तीन कारण बताए। ठीक है, पहला प्राथमिकता, दूसरा समानता, सॉरी, दूसरा इन्होंने समानता बताया, तीसरा इन्होंने बताया निरंतर संयोजन। निरंतर संयोजन बताया इन्होंने। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया प्राथमिकता में कि ए और बी जो है, तो उसमें ए हमेशा बी से पहले होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि ए है जो हमेशा बी से पहले होना चाहिए, बी से पहले होगा, कभी भी जो है ए हमेशा बी से पहले आएगा। देखिए बी घटना है और ए इसका कारण है, तो कभी भी जो कारण जो होता है वह जिस घटना का जो कारण होता है वो पहले से मौजूद होता है वहां पे। अगर वहां नहीं रहेगा तो घटना ही नहीं होगी। मतलब कि घटना होने से पहले कारणता आती है, तभी घटना घटती है। ये प्राथमिकता उन्होंने किसने रखी? डेविड ह्यूम ने। अब समानता, ए और बी को अंतरिक्ष और समय में व्याप्त रूप से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि उनका कहना है कि ए और बी को आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, अंतरिक्ष रूप से या समय रूप में आप इसे अलग नहीं कर सकते। व्यापक रूप में यह दोनों अलग नहीं हो सकते। ए और बी अलग नहीं हो सकते, नहीं है। ठीक है, ये समानता के अंतर्गत आया। ठीक है, निरंतर संयोजन। अब निरंतर संयोजन में कहा गया कि यदि ए को बी का कारण कहना है, यदि ए को बी का कारण कहना है, यदि ए को बी का कारण कहना है, तो एक और शर्त पूरी करनी होगी, उसे कहते हैं स्थिरांक के अंदर स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरांक समुच्च कहते हैं, निरंतर संयोजन के अंतर्गत आता है यह। कि स्थिर संयोजन का मतलब ही होता है कि ए और बी, स्थिर संयोजन का मतलब ही होता है कि ए और बी हमेशा एक साथ होंगे। निरंतर संयोजन, संयोजित रूप से रहेंगे, हमेशा लगातार साथ में रहेंगे, स्थिर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि जब भी ए होगा तो बी अवश्य होगा, और जब भी बी होगा तो उसके साथ ए अवश्य होगा। यह निरंतर संयोजन के अंतर्गत उन्होंने बताया। किसने बताया? डेविड ह्यूम ने बताया कि जब भी ए होगा तो बी अवश्य होगा। जब जो कारण है तो घटना अवश्य होगी।
कोई कारण है तो घटना उसकी जरूर हुई है, तभी तो ये कारण दिख रहा है, और घटना हुई है तो उसके पीछे कारण अवश्य होगा। मतलब दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। पहला उन्होंने क्या बताया प्राथमिकता के अंतर्गत कि ए मस्ट प्रीसेड बी, ये प्रीसीडेंस के अंतर्गत आता है। प्रीसीडेंस के अंतर्गत जिसे प्राथमिकता कहते हैं कि ए बी से पहले अवश्य आएगा, जब भी बी है तो ए उससे पहले आएगा, ठीक है। और समानता के अंतर्गत ए बी से अलग नहीं है, समान है। निरंतर संयोजन के अंतर्गत जब भी ए है तो उसके बाद बी अवश्य आएगा, जब भी बी है तो उससे पहले ए अवश्य आएगा। मतलब जब भी ए है तो बी अवश्य रहेगा, और बी है तो ए अवश्य ही होगा, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो देखा जाता है कि हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है उसमें ए जो है बी का कारण बनता है, ए बी का कारण है। अब डेविड ह्यूम के बाद यह स्थिति एक और मुद्दा जो है वह आगे आया कि ह्यूम ने कहा कि कारणता वास्तव में हमारी मानसिक चेतना है। क्या कहा डेविड ह्यूम ने? डेविड ह्यूम ने कहा कि कारणता जो है हमारी मानसिक चेतना के अंतर्गत आती है। हम चीजों को एक के बाद एक घटित होते हुए देखते हैं। जैसे कि हम बादल को देखते हैं तो कहते हैं कि बारिश अवश्य होगी। अब बारिश जो है घटना है, लेकिन कारण क्या है? बादल। बादल आएंगे तो बारिश अवश्य होगी। यह आज्ञात्मक सोच के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगले विद्वान कौन आते हैं? कांट। अगले जो विद्वान है वह कौन है? अगले जो विद्वान है वह कौन है? कांट। अब इनके क्या है भाई, ये सब हम कैजुअलिटी के अंतर्गत हमारे कार्य कारणता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये विद्वानों के विचार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कांट का कहना है कि एक भौतिक तरीका है जिसके द्वारा ए और बी को प्रभावित, मतलब ए बी को प्रभावित कर रहा है। अब कांट का कहना है कि एक भौतिक तरीका है, भौतिक कारण है जिसके द्वारा ए बी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, और घटित कर रहा है। यही कारण है कि कार्य कारण वास्तव में ए वास्तव में बी का कारण बन रहा है। किसने कहा? कांट ने कहा। यह सिर्फ उत्तराधिकारी में होने वाली मनमानी चीजें नहीं होती है। कांट का कहना है कि ए एक भौतिक तरीका है जिसके द्वारा ए बी को प्रभावित कर रहा है और घटित कर रहा है। यही कारण है कि कार्य कारण वास्तव में एक भौतिक घटना है, कुछ ऐसा जो प्रकृति में होता है, कुछ ऐसा जो प्रकृति में होता है, प्रकृति में कारणता। और यदि जैसे कि यही कारण में हम देखेंगे कि बी जो है वह घटना घट रहा है तो उसके पीछे ये अवश्य है। जैसे प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे एक कार्य कारण अवश्य ही होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है हमेशा इन चीजों को क्रम में रखा जाता है। ये नहीं कि पहले आप कारणता को रख देंगे, जैसे कि आपने पहले ये घटना हो गया और फिर बोलेंगे कि कारणता है ही नहीं इसमें। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब भी घटना होगी तो कारणता अवश्य रहेगा, ठीक है। तो हम कुछ चीजों को एक के बाद एक क्रम में देखते हैं, ठीक है। यह किसका कहना है? ये कांट का विचार है, ठीक है। इन्होंने कोई प्रकार नहीं बताया कि इतने इतने प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अरस्तु ने 4 कार्य कारण बताए। कौन कौन से? पदार्थ, सामग्री, कारणता, फिर उसके बाद औपचारिक कारणता, तीसरा जो है वह कुशल निर्मित कारणता के द्वारा निर्मित करना, चौथा जो है द्वारा और फिर के लिए, चौथा जो है अंतिम कारण जो है वह जो होता है वह जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। गले में खिचखिच है, सर्दी हुई है, तो मैं इसे जल्दी थोड़े से और कुछ अंश बता के और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे जॉन स्टर्न जो मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। जॉन, अगले विद्वान कौन है?
अगले विद्वान, इनके बारे में बस इतना ही रखिए कि इन्होंने भी इनका कहीं ना कहीं समर्थन किया कि जब भी वास्तव में बी है तो ए अवश्य होगा। ठीक है, इनका समर्थन किया, किसका? अपने डेविड ह्यूम का। ठीक है, अब जॉन स्टुअर्ट मिल, स्टुअर्ट मिल, इनको हिंदी में बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने कार्य कारणता 4 बताई। ठीक है, 4 प्रकार बताया इन्होंने। पहला इन्होंने बताया कि सहवर्ती भिन्नता की अवधि, सहवर्ती भिन्नता की विधि इन्होंने बताया, मेथड ऑफ ए कॉन्कॉमिटेंट। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? मेथड ऑफ ए कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। ठीक है, सहवर्ती भिन्नता की विधि। पहला इन्होंने इसमें बताया सहवर्ती विधि। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया? दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा इन्होंने बताया कि समझौते की विधि। समझौते की विधि। अब इसका इंग्लिश में से हम बोलेंगे कि द मेथड ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या है? अंतर्विधि। दी मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, दी मेथड ऑफ डिफरेंस। और चौथा क्या है? दी मेथड ऑफ रेसिड्यूज। चौथा है अवशेष की विधि। अब ये मैं इसको बता के क्लास को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। दी मेथड ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, रेसिड्यू अवशेष की विधि। अब देखिए इसमें क्या क्या है इन्होंने बताया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो पहले में इन्होंने बताया सहवर्ती भिन्नता की विधि में कि यदि 2 चर हैं ए और बी, यदि 2 चर हैं, 2 चर बता रहा हूं सहवर्ती के 2 चर हैं ए और बी। ठीक है, जब भी ए बढ़ता है, ऐसे बता देता हूं कि जब भी ए बढ़ रहा है, ठीक है, तो बी हमेशा या तो नीरस के रूप में बढ़ेगा, जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेगा, या फिर घट जाएगा, डाउन होगा। ठीक है, जब भी ए बढ़ता है तो बी हमेशा नीरस की अवस्था में बढ़ेगा धीरे धीरे या फिर घटेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दोनों में भिन्नताएं सहवर्ती मतलब साथ साथ हो रही हैं, मतलब दोनों में भिन्नताएं आ रही हैं। जब भी ए बढ़ता है
तो बी हमेशा निरस की अवस्था में धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, तो ए और बी के बीच एक कार्य कारण संबंध है, मतलब ए और बी के बीच में एक कार्य कारण संबंध है। इसीलिए जब भी ए बढ़ रहा है तो बी भिन्न हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच संबंध अवश्य है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब भी देखिए, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि राहुल और मोहित, जब भी राहुल बढ़ रहा है तो मोहित धीरे धीरे घट रहा है, या फिर जब भी राहुल के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, राहुल आगे बढ़ रहा है, तो मोहित के मन में के प्रति या तो खुशी है या फिर गम है। इस गम का कुछ ना कुछ कार्य कारण अवश्य है, या फिर वो उसका दुश्मन है या फिर उसका वो दोस्त है। ठीक है, या फिर उसका वो दुश्मन है या फिर उसका वो दोस्त है, तो मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो अवश्य है, इसीलिए वो बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, हेलो जी मैम, जी मैम, ठीक है। तो सहवर्ती भिन्नता के मतलब आप समझ गए कि दोनों के अंदर एक साथ बदलाव आ रहा है, भिन्नता एक साथ आ रही है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं सहवर्ती भिन्नता का विधि, जो जॉन मिल ने बताया। ठीक है, कार्य कारण के रूप में कि कुछ ना कुछ है, तभी तो ये अगर राहुल बढ़ रहा है आगे की तरफ तो मोहित है या सोहित है, जो भी अन्य नाम है, कोई भी, भाई मैं किसी व्यक्ति विशेष के का नाम लेकर नहीं कर रहा हूँ, एक मैं जनरल सामान्य रूप से नाम रख रहा हूँ। इससे इसे ये जो नाम रख रहा हूँ, इससे किसी भी व्यक्ति भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने और पहुंचे तो क्षमा करिएगा। ठीक है, तो जब भी राहुल बढ़ रहा है तो बी जो अपना मोहित है या फिर सोहित है, रोहित है, सचिन है, जो भी है, फलाना ठिकाना, तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मतलब बढ़ रहा मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, वह सोच रहा है या तो खुश होगा या फिर दुखी होगा। दुखी कब होगा, या तो जल रहा है तो दुखी होगा, ऐसे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर परिवर्तन आएंगे। या फिर अगर वह खुश हो रहा है मतलब मित्र का संबंध है, अगर दुखी हो रहा है तो आंतरिक रूप से वह दुश्मन है। ठीक है, आंतरिक रूप से वह उसका दुश्मन है। ठीक है, तो चलिए हम सहवर्ती भिन्नता का नियम समझ गए कि बी जो घटना है वह कहीं ना कहीं ए से संबंधित है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ए भिन्न हो रहा है तो बी सहवर्ती रूप से भी भिन्न हो रहा है, मतलब उसके साथ वह भी अलग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए बढ़ रहा है तो बी अपने सामान्य स्थिति में मौजूद है, सामान्य स्थिति में है, ऐसा नहीं है। सहवर्ती भिन्नता हो रहा है, साथ में दोनों में बदलाव आ रहे हैं, दोनों में साथ में बदलाव आ रहा है, तभी तो सहवर्ती भिन्नता का विधि है। भिन्नता हो रही है, उसमें एक बढ़ रहा है तो घट रहा है। अगर एक बढ़ रहा है चुपचाप वहीं पे होता तो स्थिर होता है, स्थिरता के रूप में होता है, तो हम कह सकते थे कि ए की वजह से बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर एक कमरे में दो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, दो छात्र पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम को सफलतम रूप से पास करते जा रहा है, तो बी के मन में भी आएगा कि मैं भी क्यों ना इनकी तरह मेहनत करूं और मैं भी क्यों ना आगे बढ़ूं, तो वह फिर उसकी तरह मेहनत करने लगता है, वो भी आगे बढ़ने लगता है, या फिर और उससे हतोत्साहित होकर, मतलब उससे और दुखी होकर वो पीछे की तरफ घटने लगता है। ठीक है, ये विचार नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं समझौते की विधि। समझौते की विधि के अंतर्गत क्या आएगा, अब इसके अंतर्गत है कि इसमें कई स्थितियां हो सकती है, जैसे कि एक घटना है समझौते की विधि में, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम पहले ये कर लेते हैं कि एक घटना बी है, ठीक है, ठीक है ना, एक घटना बी है, यह घटना घटित हो रही है, घटित हुआ, तो हम देखते हैं कि जितनी बार भी हम इसका अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो इस घटना में एक चीज कॉमन हो रही है, एक चीज कॉमन है, क्या है, कॉमन है, क्या है, ए फर्स्ट बार में भी किए, बी बार में, सेकेंड बार में भी किए, तो ए ही आ रहा है।
जितने भी तरीके से हम इसका परीक्षण कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कार्य कारणता का, तो ए ही आ रहा है। हमेशा वहां पर पता चल रहा है कि इन सभी स्थितियों में, इन सभी स्वरूपों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ए अवश्य मौजूद है। तो हम यह कह सकते हैं कि बी का कारण क्या है, ए है। ठीक है, यह समझौते की विधि का नियम हुआ। ठीक है, कि मतलब कई स्थितियों में घटना बी घटित हो रहा है, बी की ओर से ले जाने वाली स्थितियां भिन्न है, बी की ओर से जो स्थितियां वो भिन्न है, लेकिन सभी स्थितियों में कहीं ना कहीं एक सामान्य चीज घटित हो रहा है, एक सामान्य चीज जरूर होता है। वो क्या है, वो ए है। तो उस स्थिति में मिल जी का कहना है आप ए को बी का कारण कह सकते हैं, आप ए को बी का कारण मान सकते हैं। ठीक है, यह हो गया समझौते की विधि का नियम। अब अंतर विधि हम देख लेते हैं। अब अंतर विधि में क्या है कि मेथड ऑफ डिफरेंस जो है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब मेथड ऑफ डिफरेंस के अंतर्गत इस मामले में घटना बी घटित हो रहा है, जैसे कि बी जो है वह घटना है, वह घटित हो रहा है। ठीक है, घटना बी घटित हो रहा है। और दूसरे मामले में यह फर्स्ट मामला है, प्रथम मामला। ठीक है, यह प्रथम मामला है। और द्वितीय मामला जो है, जो दूसरा मामला है, जो प्रथम है और जो दूसरा है। ठीक है, द्वितीय जो मामला है, दूसरा मामला है, इसमें घटना बी घटित नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर दो घटनाओं का चित्रण है। ठीक है, एक मामले में, दो मामले जो है समस्याओं का जो चित्रण है, उसमें घटना जो है उसमें बी घटित हो रहा है और एक में बी घटित नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर आ रहा है। तो इन ऐसे स्थितियों में ऐसा होने और न होने से पहले की जो स्थिति रहेगी, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये बी है। ठीक है, ये इसमें बी घटित हो रहा है, घटित होकर ऐसा हो गया। ठीक है, और एक स्थिति में कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं, घटित ही नहीं हुआ इसके कारण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस घटना घटित होने के पूर्व स्थिति क्या रही होगी, समान रही होगी, एक जैसी रही होगी। ठीक है, तो वे केवल एक पहलू पे हम देख रहे हैं कि भिन्न होता है और एक पहलू पे नहीं होता है। तो मतलब उससे घटना घटने से पूर्व की जो स्थिति रहेगी वो सामान्य रहेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि यह अंतर विधि का नियम है कि एक जगह घटना घटित हो रहा है, इसके कारण ए के कारण बी घटित हो रहा है, और एक जगह बी घटित नहीं हो रहा है, यस और नो हो रहा है। ठीक है, यह एक स्थिति आपको, ऐसे बहुत सारे आपको कारण दिख जाएंगे कि कहीं पे ए के कारण बी घटित हो जाता है और कहीं पर घटित नहीं होता है। होता है ना कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि जैसे फलाना ढिकाना जो समस्या, जो कारण है, उसके कारण वजह से घटना घटित हो जा रहा है, और वही चीज सेम परिस्थिति में दूसरी जगह घटित नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं में दोनों अलग अलग काल में अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, अंतर विधि का नियम। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको कारण को सही ढंग से और सही वस्तुनिष्ठ तरीके से पहचानना है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि वो अंतर विधि होता है। इसीलिए अब जल्दबाजी में किसी भी चीज को किसी के कारण नहीं मानना चाहिए जब तक वह वस्तुनिष्ठ ना हो, क्योंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठता नहीं दिख रही है। इसमें यह जो अंतर विधि है इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं दिख रही है, इसीलिए वह कहना चाहते हैं। ठीक है, अब अवशेष की विधि, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, अवशेष विधि। इसको समझा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास अंत का समापन करता हूँ।
देखिए अब यहाँ जो अवशेष की विधि है, अवशेष की विधि जैसे कि घटना बी, ठीक है, ठीक है, घटना बी है, समझ में आया आप लोगों को? घटना क्या है? बी है। घटना बी घटित होते समय बहुत सारे चीजें रही होगी, बहुत सारे पहलू रहे होंगे, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, बी सॉरी ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने परीक्षण किया, पहली बार जब हमने जांच किया तो पता चला कि बी का कारण ए नहीं है, बी का कारण ई नहीं है। दूसरी बार जब हमने जब जांच किया तो हमें पता चला फर्स्ट बार और दूसरी बार कि सी भी नहीं है। तीसरी बार जब हमने जांच किया, हमने परीक्षण किया, अवलोकन किया, तो हमें पता चला कि इसका कारण डी भी नहीं है। अब यहाँ अवशेष के रूप में क्या पता चल रहा है जिसका हमने अभी तक परीक्षण नहीं किया है। अब देखिए अवशेष के रूप में अब अभी हमने परीक्षण नहीं किया है, अब हमने केवल 3 इसका परीक्षण किया है, 3 तत्वों का परीक्षण किया है, तो यहाँ पता चला कि ये इसका कारण नहीं है। तो आखिरी में बच कौन जा रहा है? ए बच जा रहा है। जैसे 4 लोग मौजूद है और 5वें का मर्डर हो गया वहां पर। अब उन चारों में से तीनों का तो हमने परीक्षण कर लिया कि ये तीनों नहीं है, लेकिन चौथे का करने से पहले ही हमें पता चल जा रहा है क्योंकि 3 नहीं है तो चौथा है तो यही होगा। हाँ, अब उसका वस्तुनिष्ठता के रूप में परीक्षण करना एक अलग बात है। तो ठीक है, तो हम मान लेंगे कि बी का कारण ए है। क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि बी का कारण ए है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बी का कारण ए है। समझ में आया कि हम मान लेते हैं कि बी का कारण जो है वह ए है, ठीक है, बी का कारण ए है। यह क्या हो गया? अवशेष की विधि। अवशेष की विधि समझा आप लोगों को कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जब 4 आपके अंदर आपके पास, जैसे कि ये ठीक परिकल्पना के रूप में है, यह चौथा जो अवशेष वाला है जो ना, यह परिकल्पना पर आधारित है। परिकल्पना जो होता है, परिकल्पना जब हम रिसर्च करते हैं तो कैसे करते हैं कि हमने बहुत सारी परिकल्पनाएं सोच रखी है, ठीक है, जब हम अब इसका जांच, इनके चरों की जांच, इसके बाद इनकी जांच करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे, तो उसके बाद हम पाते हैं कि इन सभी में से जितने भी हैं इन सब में से समस्या का समाधान इन सब में से किसी से नहीं होगा। तो अंत में केवल एक कारण बच रहा है, एक परिकल्पना बच रहा है, तो यही इसके समाधान के रूप में होगा। और अब इसको निष्कर्ष के रूप में कब करेंगे? जब इसका परीक्षण अच्छे से कर लेंगे, वस्तुनिष्ठ रूप से कर लेंगे, तब यह पता चल जाता है कि इसका निष्कर्ष यही है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यह अवशेष विधि है, ठीक है, समझ गए आप लोगों को? अवशेष विधि का मतलब क्या होगा कि बी घटना है, उसके अलग अलग आपको क्या दिख रहे हैं? कारण आपकी नजर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी या ए, डी, सी और ई, जब इनका परीक्षण हुआ तो ये सब फेल हुए और पास कौन होता है? अवशेष जो बच रहा है ए, तो ए बी का कारण है, ठीक है, यह अवशेष का विधि हो गया। अब देखिए एक और बात बता रहा हूं। अब इसमें क्या है कि अब यह अज्ञात जो चीज है, अब ए अज्ञात था, अज्ञात अभी भी था, क्योंकि हमने इन सबको ज्ञात किया तो ये लोग नहीं हुए। अब अज्ञात कौन है? ए बच रहा है, अब इसको ज्ञात करना है, तो यही अवशेष विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक और चीज है, स्टुअर्ट मिल द्वारा घटनाओं के कारणों की जो तलाश करने की जो 4 विधि उन्होंने बताया है, इसी तरीके में वास्तव में विज्ञान हमेशा फला फूला है। इसी नुस्खे के आधार पर विज्ञान विभिन्न दिशाओं में फला फूला है, विभिन्न दिशाओं में गया है, इतना विकास किया है इन्हीं 4
क्योंकि ये जो मील जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। मील ने जो 4 वर्ग बताए हैं ना, जो 4 कारण इन्होंने बताए हैं, तरीके बताए हैं, इस पर ही विज्ञान अभी भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा, क्योंकि इससे इतर कुछ भी नहीं है। सत्य तो यही है कि यही 4 कारण, यही 4 तरीके हैं कारण को पता करने का। ठीक है, किसी भी घटना का कारण मैंने जो बताया कि किसी भी घटना का कारण क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, और आपको जो अन्य कारण दिखते हैं वह कारण नहीं, उसके कारक होते हैं। यह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होते हैं कि कारण हमेशा अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, बाकी जो भी दिखते हैं आपको तो वह सब क्या है, कारक है। स्पष्ट रूप से दिख नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, आप लोग बोल रहा हूं तो उसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी घटना का कारण एक ही होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ परक होता है। बाकी अन्य जो आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, आपके दिमाग में आते हैं कि क्या यह भी हो सकता है, ये भी कारण तो इसका है, ऐसा नहीं, वो कारण नहीं है, उस कारण के कारक है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे वह हम क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल थिंकिंग को पढ़ेंगे, तार्किक जो सोच है वह कैसे, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।